हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बाल भारती क्लास 5 का एसएसटी का चैप्टर इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आएगा। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, आप प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि कोई भी मेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर सकें। हमने पहले चैप्टर पढ़ा था टूवर्ड्स फ्रीडम, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, कैसे उन्होंने धीरे धीरे ट्रेड के बहाने वो हम सब फार्मर्स को, क्राफ्टमैन्स को, ट्रेड बिजनेसमैन को एक्सप्लॉइट करने लगे, और धीरे धीरे लोग कैसे उनके खिलाफ होने लगे। फर्स्ट रिवोल्ट हुई, फर्स्ट वॉर, जो कि फेल हो गई, और कैसे उन्होंने धीरे धीरे सब अपना कब्ज़ा जमा लिया और लोगों के अंदर भावना जागी नेशनलिज्म की, और कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होना है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कैसे क्या जर्नी रही इंडियंस की, कैसे उन्होंने धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए, ब्रिटिशर्स से लड़ाई करी, और बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने निकाले ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बहुत सारे लीडर्स, नए नए लीडर्स खड़े हुए, बहुत सारे, जो कि अलग अलग, जिन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स करे, और फिर कैसे हमारा इंडिया आज़ाद हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, इंडियन लोगों ने कांग्रेस अपनी एक पार्टी बनाई थी। अचीव्ड लिमिटेड सक्सेस ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स, उसने ज़्यादा सक्सेस नहीं की थी, शुरू के सालों में लिमिटेड सक्सेस ही उसको मिल पाई थी। द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एट दिस टाइम वर नोन एज द मॉडरेट्स। उस टाइम जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको मॉडरेट्स कहा गया। मॉडरेट्स मतलब ऐसे लीडर्स थे वो लोग जो कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों के हक में ही बोलते थे, दोनों आपस में एक बनी रहे, और आपस में ब्रिटिशर्स भी खुश रहें, इंडियंस भी खुश रहें, इस तरीके से वो समझौता करवाते थे। या इस तरीके से कहते हैं ना कि इस तरीके से दोनों की बात मनवा ली कि वो भी खुश रहें, उनकी भी बात मानी जाए, वो भी खुश रहें, उनकी भी बात मानी जाए, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन इस टाइप से हो जाए। दादा भाई नारोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले वर मॉडरेट लीडर्स। ये उस टाइम के मॉडरेट लीडर्स थे। दे बिलीव इन प्लीडिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स। कोई चेंजेस लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया करते थे। ग्रेजुअली दे ग्रू अनदर ग्रुप विद इन द कांग्रेस, दे वर कॉल्ड रेडिकल्स। धीरे धीरे एक और ग्रुप कांग्रेस में बनता चला गया, जिनका नाम था रेडिकल्स। रेडिकल्स वो लोग थे जो, क्योंकि ब्रिटिशर्स कई बातें नहीं मानते थे, तो फिर वो लोग लोगों को समझाते थे कि कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो कई लोगों को वो नहीं स्वीकार होता था कि नहीं, हम इंडिया हमारा है, हम इंडियंस हैं, हम क्यों माने उनकी बातें, हम तो इस तरीके से करेंगे ही। तो फिर इसीलिए धीरे धीरे एक और ग्रुप बनता चला गया, रेडिकल्स, जो बात नहीं मानते थे और जो आर्ग्यूमेंट्स करते थे या अगेंस्ट जाते थे ब्रिटिशर्स के। दे वॉन्टेड टू अपोज द ब्रिटिश स्ट्रांगली। वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते थे बहुत स्ट्रांगली। दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बायकॉट्स। ये लोग स्ट्राइक्स या बायकॉट्स, स्ट्राइक्स मतलब हड़ताल कर देना, हम काम नहीं करेंगे, हमारी बात मानो। बायकॉट्स मतलब कि हम इस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे या हम इस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। लाइक टेक्सटाइल, जैसे पीछे एग्जांपल दिया था मैंने आपको, इंग्लैंड से टेक्सटाइल आ रहा था तो उन्होंने बायकॉट कर दिया कि हम इंग्लैंड का कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे। इस टाइप से चीज़ें, बायकॉट्स एंड स्ट्राइक्स। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये लाला लाजपत राय, ये तीनों उस टाइम के 3 रेडिकल ग्रुप के पॉपुलर लीडर्स हैं। इनको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय का लाल, पाल गंगाधर तिलक का बाल, और बिपिन चंद्र पाल का पाल, लाल बाल पाल नाम से भी ये फेमस हैं। ये रेडिकल ग्रुप के लीडर्स हैं। बाल गंगाधर तिलक की एक बहुत ही फेमस, उनकी एक प्रोवर्ब या कहावत थी, या वो कहते थे, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मतलब कि खुद का हमारा राज हो, हमारी फ्रीडम हो, ये मेरा बर्थ राइट है और मैं इसको पाकर रहूँगा। ये वो लोग थे जो, ये ब्रिटिशर्स, मॉडरेट्स तो ब्रिटिशर्स की बात मान कर, उनसे रिक्वेस्ट करके प्यार मोहब्बत से रहते थे, बट रेडिकल्स
एक तरीके के थोड़े से एग्रेसिव थे कि हम नहीं मानेंगे, हमें अपनी फ्रीडम चाहिए। फिर आया पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि बंगाल का हम पार्टीशन करेंगे। वन पार्ट टू हैव लार्जली हिंदू पॉपुलेशन वाइल द अदर पार्ट टू हैव मुस्लिम। तो दो पार्ट करेंगे हम बंगाल के, एक पार्ट में हिंदू और एक पार्ट में मुस्लिम रहेंगे, इस तरीके से। द पार्टीशन वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदू मुस्लिम फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। पार्टीशन वो इसलिए करना चाहते थे ताकि हिंदू और मुस्लिम एक ना हो जाएं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े ना हो जाएं। इसलिए वो चाहते थे कि इनमें अभी से बंटवारा कर दो, या अभी से इनमें फूट डाल देंगे, या मतलब इनमें नफ़रत भर देंगे, हम भड़का देंगे इन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ, तो ये एक नहीं हो पाएंगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं खड़े हो पाएंगे। पीपल स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन। लोग बिल्कुल खिलाफ थे इस पार्टीशन के। द कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। तो उस टाइम कांग्रेस ने स्टार्ट करी मूवमेंट दो, एक स्वदेशी कि हम अपने देश यहाँ पे पढ़ेंगे दोनों, अपने ही देश की चीज़ें यूज़ करेंगे, और दूसरी बायकॉट मूवमेंट कि हम इंग्लैंड की या ब्रिटिशर्स की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश वर फोर्स टू रीयूनाइट बंगाल इन 1911। इसकी वजह से फिर ब्रिटिशर्स को ज़बरदस्ती बंगाल जो वो आधा आधा करने की कोशिश कर रहे थे उसको रीयूनाइट वापस इकट्ठा करना पड़ा 1911 में। 6 साल उन्होंने कोशिश करी, लेकिन 6 साल बहुत दंगे हुए, बहुत चीज़ें हुई, जिससे ब्रिटिशर्स को फोर्सफुली दोबारा रीयूनाइट करना पड़ा। उसके बाद आता है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री, मतलब हमारी खुद के देश का। द मूवमेंट एम टू पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया। इस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट का मेन एम था कि अपने इंडिया के गुड्स को ही हम पॉपुलर करेंगे। मतलब कि इंडिया के गुड्स ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। पीपल वर आस्क्ड टू बायकॉट ऑल फॉरेन गुड्स, कि जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, दूसरी कंट्री के चीज़ हैं, बॉयकॉट कर दें, बैन कर दें, हम यूज़ नहीं करेंगे। दे मेड ह्यूज बॉन फायर्स ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। उन्होंने फॉरेन गुड्स के बहुत इकट्ठे कर करके जलाने शुरू, बॉन फायर करने स्टार्ट कर दी। A large number of women and students joined this movement। बहुत ज़्यादा वुमेन और स्टूडेंट्स ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया। गवर्नमेंट ट्राई टू सुप्रेस द मूवमेंट। गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट का बहुत ही, उनको अच्छी नहीं लगी और उसको सुप्रेस किया, मतलब उसको बढ़ावा नहीं दिया, उसको वो दिया। उसके बाद द रेवोल्यूशनरीज, फिर तीसरे लोग आए रेवोल्यूशनरीज। पहले थे हमारे मॉडरेट्स, दूसरे थे रेडिकल्स, तीसरे थे रेवोल्यूशनरीज। सम यंग पीपल इन बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र फेल्ट दैट मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स हैड नॉट अचीव्ड इनफ। कुछ लोग थे जो बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में थे, उनको लग रहा था कि मॉडरेट और रेडिकल्स जैसे ग्रुप्स से भी हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए अब रेवोल्यूशनरीज वो थे जो लड़ाई पे उतर आए थे कि हम तो भैया मारेंगे, लड़ेंगे, हमें अब हमारा हक चाहिए। तो इनको लग रहा था कि मॉडरेट रेडिकल्स ये लोग भी बस बोल बोल के बातों बातों में काम कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे ही ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे, इनसे लड़ना पड़ेगा। These revolutionists believed that the British could be driven out of India only through force। इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से अगर निकालना है तो सिर्फ ज़बरदस्ती ही निकालना पड़ेगा। दे वर विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। ये लोग कंट्री के लिए अपनी जान भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। अजीत सिंह, अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, ये कुछ अर्ली रेवोल्यूशनरीज के नाम हैं जो कि बाद में अरेस्ट हुए और इनको फांसी लगा दी गई। अब आया गांधी जी का टाइम। गांधी जी लीड्स द नेशन। जब गांधी जी ने इंडिया में आए और बहुत कुछ करना चाहा। 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी इंडिया के ही थे, इंडिया में ही पैदा हुए, स्कूलिंग करी, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए वो लंदन चले गए थे, फ़ॉरेन चले गए थे, वहाँ से वो पढ़ के आए। वो बाय प्रोफेशन वो लॉयर थे, लॉ पढ़ के आए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम इंडिया में भी काम करा और फिर वो साउथ अफ्रीका चले गए थे काम करने के लिए।
तो 1915 में वो साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे इंडिया। और जब वो लौटे तब उन्होंने देखा कि इंडिया की तो हालत बहुत बुरी है। तब उन्होंने फैसला लिया मैं इंडिया में ही रहूँगा और इंडिया को ही अपने सुधारूँगा या ठीक करूँगा। हम ये पढ़ने से पहले जो गांधी जी ने कैसे नेशन में काम किया, हम पहले एक बार इनकी टाइमलाइन पढ़ते हैं गांधी जी की। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए पोरबंदर, जो गुजरात में है। और उनकी मम्मा उनके पेरेंट्स का नाम था करमचंद और पुतलीबाई। फिर 1983 में उनकी शादी हुई कस्तूरबाई मखानजी कपाड़िया से, जो जिनको कस्तूरबा बाई या फिर बा नाम से भी जाना जाता है। 1988 में ये लंदन गए जहाँ इन्होंने लॉ पढ़ी। उसके बाद 1891 में ये वापस इंडिया आए और इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। फिर 1993 में 2 साल बाद ही ये साउथ अफ्रीका चले गए और उन्होंने अपने नेक्स्ट 21 ईयर्स वहीं गुजारे। उस टाइम तक ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, पर आराम से रह रहे थे। इंडियंस भी आराम से रह रहे थे। इंडियंस ज़्यादा लड़ाई झगड़े पे नहीं आए थे। जब वो लड़ाई झगड़े पे आए तब ब्रिटिशर्स भी ज़्यादा उन पे अत्याचार करने लगे। तब ज़्यादा लड़ाई वाली सिचुएशन हो गई थी, जब तक इंडियंस भी चुपचाप रह रहे थे। हालांकि कांग्रेस थी या पर इतनी उस टाइम से गुस्सा अग्रेशन या वो मॉडरेट्स वाला हिसाब चल रहा था। ठीक है। फिर 1951 में जब ये इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से, तब इन्होंने देखा। तब 1920 में फिर इन्होंने मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट की। 1922 में इन्होंने ये मूवमेंट स्टॉप कर दी और इनको जेल भेज दिया गया 2 साल बाद ही। 1930 में इन्होंने एक सॉल्ट मार्च करी थी, जो कि विच स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जिस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, एक और मूवमेंट जिसके लिए इन्होंने सॉल्ट मार्च करी थी। हम आगे पढ़ेंगे अभी इन सब के बारे में डिटेल में। 1942 में इन्होंने एक और मूवमेंट स्टार्ट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, और फिर से इनको जेल भेज दिया गया। 46-47 में ये बहुत सारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में गए और अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने अलग अलग पीस के, शांति के मैसेजेस दिए लोगों को। और फिर 30 जनवरी जब देश आज़ाद हो गया, उसके 4-5 महीने बाद ही, 5 मंथ्स बाद अप्रॉक्स, पास्ड अवे न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हो गई। इनको गोली भरे बाज़ार में, मतलब एक मार्केट में किसी ने इनको गोली मार दी थी। ठीक है, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। 1951 में जब ये इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से, इन साउथ अफ्रीका ही हैड फॉट अगेंस्ट द रेसिस्ट पॉलिसीज़ ऑफ वाइट रूलर्स। व्हाट इज़ रेसिस्ट पॉलिसी? रेसिस क्या होते हैं? जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा हो, हमारे यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत होता है। अलग 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 जाति के लोग होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत अच्छी जाति के माने जाते हैं, कुछ थोड़े से नीची लो कैटेगरी की जाति के माने जाते हैं। जैसे पंडित लोग वगैरह होते हैं, ये बहुत अच्छी जाति के माने जाते हैं। कुछ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ कोई गार्बेज बॉय आते होंगे, या लाइक कूड़ा लेने, या जमादार होते हैं, इनको थोड़ी सी लो कैटेगरी के माने जाते हैं। तो इनमें भेदभाव किया जाता है कि नहीं, तुम हम अच्छे हैं, तुम नहीं हो, या तुम ये हमारी चीज़ें टच नहीं कर सकते, या हमारे घरों में नहीं आ सकते, खाना नहीं खा सकते। तो इस तरीके से डिफरेंसेस किए जाते हैं। ब्रिटिशर्स भी, या वाइट पीपल जिन्हें कहा जाता है, वाइट रूलर्स जैसे ब्रिटिशर्स जिन्होंने कब्जा कर रखा था, वो भी ऐसे बहुत भेदभाव करते थे इंडियंस के साथ कि ये लोग पुअर या नीची जाति के हैं और हम लोग अच्छी जाति के हैं। ठीक है, तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी, क्योंकि लोग थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, थोड़े ब्लैकिश हैं, इसलिए वहाँ पर भी इस टाइप की बहुत भेदभाव, बहुत प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे भी उस टाइम वाइट रूलर्स थे, तो वो लॉयर थे, तो वो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी बहुत टाइम से इन रेशिस्ट पॉलिसीज़ की जो प्रॉब्लम्स थी, जो वाइट रूलर्स की थी, इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ रहे थे। हिज मेथड ऑफ फाइटिंग नोन एज सत्याग्रह। उनका जो लड़ने का तरीका था वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह दो का मतलब होता है, मेन 2 बातें, कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ मतलब कि सच्चाई का साथ दो, जो सच है वो, और नॉन वायलेंस कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा, प्यार से, और हम आराम से चीज़ें करेंगे, लड़के नहीं लड़ेंगे हम।
आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया गांधी जी ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री, ही वॉज शॉक्ड बाय द पॉवर्टी। जब इंडिया और गांधी जी वापस आए तो वो पूरी कंट्री में उन्होंने ट्रैवल करा और वो इतना शॉक हो गए इतनी गरीबी देख के कि भाई हमारा देश में इतना पैसा इतना सोना था, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इतनी गरीबी इतना बुरा हाल है हमारे देश का, तो क्या होगा। He decided to fight not only the British but also the prevailing social and religious practices, especially the caste system. उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही नहीं निकालना है अपने देश से, ब्रिटिशर्स को तो निकालना ही है, उनसे तो लड़ना ही है। उसके अलावा भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, सोशल और रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम, जैसे कि इतनी सारी अलग अलग कास्ट हैं, या जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था सती प्रॉब्लम है, चाइल्ड मैरिज है, गर्ल चाइल्ड को मार देते थे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे सोशल और रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, तो ब्रिटिशर्स से भी लड़ना है और इन सब चीज़ों को भी ठीक करना है। ही आस्क्ड पीपल नॉट टू ओबे द अनजस्ट लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने लोगों से कहा कि जो सही नहीं है, जो गलत लॉ गवर्नमेंट बनाई जा रही है, उनको मत मानो। ठीक है, इस तरीके से गांधी जी ने अपनी लड़ाई स्टार्ट करी। अभी हम आगे पढ़ेंगे जो उन्होंने मूवमेंट्स करे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया था उन्होंने, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, 3 मूवमेंट्स जो उन्होंने स्टार्ट किए थे, अभी हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले आया जलियांवाला बाग मैस्कर। बहुत लोग आप सबने सुना होगा जलियांवाला बाग के बारे में। ये एक पार्क था बहुत बड़ा, जहाँ जो लीडर्स थे उस टाइम, रेवोल्यूशनरीज थे, इन सब की मीटिंग होने वाली थी, कुछ डिस्कशन होने वाली थी, जहाँ सब इकट्ठे हुए। उस पार्क की एक ही मेन एंट्रेंस या एग्ज़िट था। तो उस टाइम का जो ब्रिटिशर्स में जो उस टाइम जनरल डायर था, वो उसको पता चल गया था इस मीटिंग के बारे में, और वो अपनी फोर्स के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ आकर उसने पूरा ब्लॉक कर लिया था एंट्रेंस, कि कोई बाहर ना जा पाए, और अपने सोल्जर्स को सीधा फायर का ऑर्डर दे दिया, जिससे कि उन्होंने इतनी भीड़ पे बिल्कुल अंधाधुंध और एकदम से बारिश कर दी, गोलियों की, गोलियां चलानी शुरू कर दी। ना कोई भाग पाया बचकर और ना कोई कहीं छुप पाया, और बहुत लोग मारे गए और बहुत लोग घायल हो गए। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंस था, बहुत बड़ा था ये हादसा, जिसकी वजह से पूरा इंडिया बिल्कुल हिल गया था कि ये क्या हुआ, मतलब इतना गंदा व्यवहार ब्रिटिशर्स का। और उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा और नफ़रत जाग गई थी और भड़क गए थे सब लोग। सिर्फ पंजाब में है ये, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पूरे इंडिया में हर जगह बहुत ज़्यादा लोग भड़क गए थे। On 13 April 1919, a public meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar. General Dyer came here and ordered his soldiers to fire at the crowd. Hundreds of people were killed and thousands were injured. The country was shocked by this incident. All national leaders protested strongly against this cruel act. इस क्रूअल एक्ट के खिलाफ सबने प्रोटेस्ट किया। यहाँ महात्मा गांधी जी की एक बहुत अच्छी कहावत है, देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रुथ। सच्चाई से बड़ा कोई भगवान नहीं है, सच्चाई का साथ दो, सच बोलो। अब स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में गांधी जी ने लॉन्च करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने लोगों से कहा कि जो गलत लॉ बना रहे हैं उनको मत मानो, लेकिन आराम से, पीसफुली, प्यार से, लड़ाई नहीं करनी है, बस हम लॉज नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट का चलाएगी तो हम नहीं मानेंगे, और फिर उन लोगों को रियलाइज़ होगा और वो अपने आप लॉज चेंज करेंगे या बंद करेंगे। बट इन चोरी चौरा, जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में, सम पीपल सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन। लोगों में इतनी आग भड़क रही थी, लोगों को ये नहीं समझ में आया कि प्यार से करना है। लोगों को हुआ कि नहीं, हमें नहीं मानना है लॉ, हमें नहीं मानना है, नहीं मानना है। इतना उनके अंदर एग्रेशन आ गया था, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले लोग मर गए। गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट थे वायलेंस के, लड़ाई झगड़े के। उन्होंने उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी समय इस मूवमेंट को बंद कर दिया। कुछ लीडर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, श्री राजगोपालचारी, मौलाना आज़ाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में।
Simon Commission. What is Simon Commission? The law and order situated in the country was getting out of control. जो लॉ और ऑर्डर जो गवर्नमेंट थी कंट्री में चल रही थी वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी, क्योंकि इतना लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो लोग भी बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाते जा रहे थे इंडियंस के खिलाफ। ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक सम चेंजेस एंड अपॉइंटेड द साइमन कमीशन। इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत परेशान हो गई थी इंडियंस के खिलाफ लॉज स्ट्रिक्ट बनाते बनाते, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक नई कमीशन बनाएंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। उन्होंने एक साइमन कमीशन, एक न्यू कमीशन अपॉइंट करी जिसमें कुछ न्यू लोग थे, कुछ न्यू रूल्स थे, कुछ न्यू लॉज थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। इट केम टू इंडिया इन 1928। ये इंडिया में आए 1928 में। कौन? साइमन कमीशन के लोग, या साइमन साइमन था और उसकी एक टीम थी समझ लीजिए। ठीक है। ये इंडिया आए 1928 में। एज देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन इट, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था इस टीम में। कांग्रेस ने इस बहुत प्रोटेस्ट किया, इसको बॉयकआउट कर दिया, बैन कि हम नहीं मानेंगे। न्यू ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज बिकम एक्टिव एट दिस टाइम। इस टाइम नए नए लोग नए नए अपने ग्रुप्स बनाकर निकल पड़े। राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, ये सब उस टाइम गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए। फिर आया सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंट मतलब कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमें अपनी पूरी फ्रीडम चाहिए। ठीक है, हम कोई भी चीज़ नहीं मानेंगे। इन दिसंबर 1929 कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज मतलब हमारा राज, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, गवर्नमेंट से मांगी गई। द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट बिगेन इन अर्ली 1930 में ये शुरू हुई, जिसके लीडर उस टाइम गांधी जी थे, उन्होंने शुरू करी थी। और सबसे पहली शुरुआत उन्होंने करी थी डांडी मार्च से। कैसे? क्योंकि उस टाइम अपना सॉल्ट बनाना अलाउड नहीं था, तो उन्होंने डांडी मार्च करी थी और अपना सॉल्ट बनाया था, और जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ा था कि हम तुम लोगों के लॉ नहीं मानेंगे। इंडियंस आर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट। गांधी जी और हिज फॉलोअर्स वॉकड, बहुत लंबी वॉक करी थी उन्होंने। साबरमती आश्रम, गांधी जी का आश्रम था अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी ये वॉक, और डांडी जो कि सूरत में है वहाँ तक की ये वॉक थी। और ये पूरी कोस्ट लाइन, क्योंकि गुजरात समुद्र किनारे है तो पूरी कोस्ट लाइन पे ये वॉक हुई थी। हेयर गांधी जी मेड सॉल्ट, उन्होंने सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ को तोड़ा। द मूवमेंट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और धीरे धीरे ये मूवमेंट सब इंडिया के सब पार्ट्स में फैल गया कि हम लॉ नहीं मानेंगे, हम बातें नहीं मानेंगे। ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट आया क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ठीक है। इन अगस्त 1942 गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू क्विट इंडिया, कि भारत को छोड़ दो। मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करवाना चाहूँगी। इसी टाइम पे आपको याद हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ था कि इंडिया पे भी अटैक हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन भी उस वर्ल्ड वॉर में शामिल थी, जो ये ब्रिटिशर्स थे। तो बहुत ज़्यादा खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया पे भी कब्जे, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स का राज है इंडिया में, तो इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा उस टाइम खतरा था अटैक का। और वैसे ही यहाँ पे इतनी गरीबी थी और इतने लोग मर रहे थे और सब कुछ हो रहा था, तो इंडिया इस टाइम एक और अटैक झेल नहीं सकती थी। तो इस टाइम जो लीडर्स थे उन लोग, वो स्ट्रांगली उनको ये लगता था कि अब इस टाइम ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से चले जाना चाहिए, इंडिया से निकल जाना चाहिए, तभी हमारा इंडिया बच पाएगा। और बिल्कुल इस टाइम मतलब इंडिया छोड़ के चले जाएं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को ना घसीटें तो बेटर रहेगा। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया कि अब इंडिया से आप लोग प्लीज़ चले जाओ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू क्विट इंडिया, कि आप लोग इंडिया से जाइए। गांधी जी आस्क्ड पीपल टू डू और डाई, कि करो या मरो। मतलब गांधी जी ने उस टाइम पे लोगों में इतना ज़्यादा ये चीज़ भर दी थी कि या तो करेंगे, अपने देश को आज़ाद करेंगे, या हम मर जाएंगे, अब हम ब्रिटिशर्स की और बातें नहीं मानेंगे। टू देयर अटेम्प्ट टू थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री, ताकि वो उनको बाहर निकाल दें बिल्कुल।
कंट्री से। अब देयर वर नेशन वाइड प्रोटेस्ट, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट होने लगे। बहुत सारे लीडर्स को उस टाइम ब्रिटिशर्स पकड़ पकड़ के जेल में बंद करने लगे। फिर आई इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस जो कि इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे, और उन उस टाइम की जो उन्होंने आर्मी बनाई थी उसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद भारत हमारा, कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की आर्मी। ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आर्मी बनाई, लड़े, और उन्होंने स्लोगन दिया था जय हिंद। उनको एक और स्लोगन है जो बहुत फेमस है, यहाँ आप नीचे पढ़ सकते हैं, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दो, अपना खून बहाओ, मेहनत करो, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ब्रिटिशर से आज़ाद कराऊंगा, तुम लोग अपनी जान सेक्रीफाइस करो और हम आज़ादी पाकर रहेंगे। और फिर आखिरकार इन लोगों की मेहनत और इन लोगों की सेक्रीफाइस, बलिदान रंग लाया और इंडिया फ्री इंडिया बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में जब ख़त्म हुआ तब ब्रिटिश गवर्नमेंट मान गई इंडिया भी छोड़ने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण था यूएन, यूनाइटेड नेशंस भी आ गया था, इंडिया उसको भी सपोर्ट कर रहा था। उसमें भी ऐसे बहुत सारे लॉज थे कि जो सपोर्ट कर रहे थे डिपेंडेंट कंट्रीज़ को। तो however it was decided to divide the country into two parts, इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। जब ब्रिटिशर्स गए हमारे देश से, चले तो गए, पर वो बहुत बड़ा एक चोट दे गए इंडिया को, जो कि क्या करा उन्होंने, फूट डाल दी। उनको पता था हिंदू मुस्लिम का इशू है इंडिया में, ठीक है, वो लोगों में लड़ाई रहती है, एक नहीं हो पाते। उन्होंने हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो इस चीज़ को और भड़का गए और नफ़रत डाल गए लोगों में, जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। बहुत सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए, लड़ाई हुई उस टाइम पे, और ये दोनों, इंडिया टूट गया 2 पार्ट्स में। उससे पहले पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री कंट्री बन गया। इंडिपेंडेंट इंडिया जब बन गया तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के वो थे जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे, और विद इसके साथ शुरू हुई एक नई इंडिया की कहानी, एक आज़ाद इंडिया की कहानी, और एक नए सिरे से डेवलपमेंट इंडिया की शुरू हुई। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जो जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस पे इंडिया की एक स्पीच दी थी, आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम बताएं अपना क्लास और सेक्शंस के साथ, कि कौन कौन मेरी वीडियोस देखते हैं और किन किन को मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं। थैंक यू सो मच।